दुनिया भर के इतिहास की किताबों के पन्ने तानाशाहों की क्रूरता की कहानियों से भरे पड़े हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन तानाशाहों की क्रूर कहानियों को इतिहास में क्यों पढ़ाया जाता है। इस सवाल को आप अपने दिमाग में कुछ देर के लिए थामे रखिए। जैसे जैसे यह एपिसोड आगे बढ़ता जाएगा, आपको इस जरूरी सवाल का जवाब मिलता जाएगा। यह कहानी एक ऐसे तानाशाह की है जिसे इतिहास का सबसे क्रूर तानाशाह कहा जाता है। यह एक ऐसा तानाशाह था जो कहता था, मैं इंसानों का मांस खाता हूं, इंसानी मांस नमकीन लगता है। 6 फुट 4 इंच के कद काठी वाले इस निर्मम तानाशाह को लाशों से बात करने का अजीब शौक था। यह अपने विरोधियों की हत्या करवाता और उनकी गर्दन काटकर अपने फ्रिज में कई दिनों तक रखता और उनसे बातें करता। इस हिंसक तानाशाह का नाम था ईदी अमीन। ईदी अमीन को सिर्फ हत्या और हिंसा का ही शौक नहीं था, वह यौन इच्छा के मामले में भी बेहद हिंसक और पागल था। उसने 5 से ज्यादा शादियां की थी, उसकी 60 से ज्यादा प्रेमिकाएं थीं और 40 से ज्यादा बच्चे। इन सब के बावजूद उसने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को खत लिखते हुए कहा, अगर असली मर्द देखना है तो युगांडा आ जाओ। ईदी ने अपने विरोधियों को मूली गाजर की तरह काटा। उस समय युगांडा की नालियों से इंसानी देह के सड़ने की बदबू आती थी। उसने करीब 3 लाख लोगों को मार दिया। अपने विरोधियों की हत्या करवाते समय वह उन्हें सफेद कपड़े पहनाता था ताकि उनके खून का रंग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर आसानी से दिख सके। तो दुनिया रोज बनती है कि इस एपिसोड में कहानी युगांडा के क्रूर तानाशाह ईदी अमीन की। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि एक हिंदुस्तानी व्यापारी का नौकर ईदी कैसे बना युगांडा का तानाशाह। ईदी अमीन खुद को नाजायज औलाद क्यों मानता था। एक सपने को देखकर ईदी ने युगांडा से एशियाई लोगों को बाहर निकालने का फैसला क्यों लिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ईदी अमीन के बीच क्या रिश्ता है। ईदी अमीन एक भारतीय कारोबारी की पत्नी से शादी क्यों करना चाहता था और आखिर में ईदी अमीन खुद कैसे मरा था। नमस्ते, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जिस्ट की पेशकश दुनिया रोज बनती है। तानाशाह ईदी अमीन का पूरा जीवन ही विवादों और रहस्यों से घिरा रहा। वह खुद को किसी रहस्यमयी आदमी की तरह पेश करता था। उसके पैदा होने की तारीख पर भी कई दावे हैं। 1925 या 1926 के किसी रोज साउथ युगांडा के कोबोको के किसी गांव में ईदी अमीन पैदा हुआ था। ईदी अमीन के जीवनीकार जूडिथ लिस्टोवेल बताती हैं कि ईदी के पिता ककावा कबीले से थे। इस कबीले में आदमियों के मांस खाने की भी रिवायत थी। बाद के दौर में ककावा लोगों ने सुन्नी संप्रदाय मानते हुए इस्लाम धर्म अपना लिया था। ककावा कबीले के लोगों को देश और राष्ट्रवाद जैसी किसी अवधारणा में कभी कोई यकीन नहीं था। वे कॉन्गो, सूडान और युगांडा में फैले हुए थे। ईदी के तानाशाह बनने के बाद जब उस पर विरोधियों द्वारा आरोप लगाया गया कि वह तो युगांडा में पैदा ही नहीं हुआ है, तो ईदी ने युगांडा की जनता को मूर्ख बनाते हुए कहा कि मेरा जन्म 1928 में ईद उल जुहा के दिन युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ था। ईद के दिन मैं पैदा हुआ, इसलिए मेरा नाम ईदी हो गया। लेकिन ईदी अमीन सरासर झूठ बोल रहा था। ईदी अमीन अपने नाम से जुड़ा एक और किस्सा खूब सुनाया करता था। दरअसल ईदी अमीन को दादा के नाम से भी बुलाया जाता था। ईदी की जीवनीकार जूडिथ अपनी किताब में लिखती हैं, ईदी उन दिनों सेना में काम करता था। एक बार वह अपने बैरक में 2 औरतों के साथ पकड़ा गया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने तपाक से कहा, एक तो मेरी पत्नी है और दूसरी बहन है। बहन को युगांडा में दादा कहा जाता है। उसे सेना के अधिकारियों ने माफ कर दिया। तब से उसके नाम के साथ दादा जुड़ गया। ईदी अमीन की मां का नाम आयशा था। ईदी की मां के बारे में एक बात प्रसिद्ध थी कि वह जादू टोना जानती थी और साथ में मिडवाइफ का काम भी करती थी। ईदी की मां आयशा का बुगांडा के शाही परिवार में आना जाना था। शाही परिवार में यह बात आम थी कि आयशा और बुगांडा के शासक दाऊद के बीच अवैध संबंध है। ईदी के जीवनीकारों ने तो यहां तक लिखा है कि ईदी अमीन आयशा और राजा का नाजायज बेटा था। हैरत की बात यह है कि तानाशाह बनने के बाद ईदी ने खुद स्वीकार किया कि वह अपने पिता की औलाद नहीं है, बल्कि राजा का नाजायज बेटा है। इस कबूलनामे से ईदी ने युगांडा की जनता के सामने यह साबित कर दिया कि वह शाही घराने से जुड़ा है और वह पैदा ही इसीलिए हुआ है ताकि युगांडा पर राज कर सके। ऐसा माना जाता है कि साल 1877 में युगांडा में पहली बार चर्च मिशनरी आए।
साल 1877 में तात्कालिक ब्रिटिश यानी इंग्लैंड की सरकार ने इंपीरियल ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका कंपनी को युगांडा में व्यापार करने के लिए भेजा। साल 1894 में युगांडा पर ब्रिटिश हुकूमत पूरी तरह से स्थापित हो गई। इसे समझने के लिए आप भारत का उदाहरण ले सकते हैं। ठीक ऐसे ही भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के इरादे से आई थी, लेकिन बाद में पूरे भारत पर ब्रिटिश हुकूमत ने कब्जा कर लिया। ईदी बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। हालांकि वह कुछ दिनों के लिए मदरसे में पढ़ने गया था, लेकिन उसने जल्द ही वहां भी जाना बंद कर दिया, जिसकी वजह से वह अनपढ़ रह गया। लेकिन ईदी कद काठी का मजबूत था। वह 6 फुट 4 इंच का था और पहलवान की तरह दिखता था। ईदी ने कुछ समय तक एक भारतीय कारोबारी के फार्म में मजदूर का काम किया, लेकिन वह इस काम से जल्दी ऊब गया और उसने नौकरी छोड़ दी। यह भारतीय कारोबारी परिवार मोधवानी परिवार था, जिसके फार्म में ईदी काम करता था। भारतीय मूल के इस कारोबारी मोधवानी परिवार को याद रखिए। कहा जाता है कि इसी परिवार के कारण ईदी ने 70,000 एशियाई लोगों को युगांडा से बर्बरता से बाहर निकाल फेंका था। बहरहाल हम वापस ईदी की कहानी पर लौटते हैं। साल 1946 का था। ईदी ने अपनी मजबूत कदकाठी के कारण सेना में नौकरी पा ली। ईदी हद दर्जे का हिंसक और अमानवीय था। इसका सबसे बड़ा कारण था ईदी की परवरिश और उसकी कबीलाई संस्कृति। लेकिन जैसे ही वह ब्रिटिश औपनिवेशिक सेना में शामिल हुआ, वह और हिंसक और क्रूर होता गया। ईदी एक वफादार सैनिक था। उसे बॉक्सिंग और रग्बी खेलना खूब पसंद था। बॉक्सिंग में तो वह नेशनल चैंपियन तक बना और 9 साल तक इस टाइटल को जीता। वह अपने ब्रिटिश राइफल्स के अधिकारियों के लिए जान दे भी सकता था और जान ले भी सकता था। यह 1940 का दशक था। पूरी दुनिया में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह हो रहा था। युगांडा में भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत हुई और इसी बगावत को कुचलने में ईदी ने निर्ममता की सब हदें पार कर दी। इसी दशक में कर्मोजोंग कबीले ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी। अंग्रेजों की सेना में ईदी भी शामिल था। कर्मोजोंग कबीले के विद्रोहियों ने अपने हथियार जंगल में छुपा दिए थे। अंग्रेज चाहते थे कि इन कबीलाइयों से हथियार छीन लिए जाएं, ताकि वे दोबारा से उन पर हमला न करें। ईदी अमीन की जीवनीकार अपनी किताब में लिखती हैं, ईदी ने इन कबीलाइयों को एक साथ पकड़ लिया, पुरुषों के पूरे कपड़े उतरवाए, उनके लिंग को टेबल पर रखवाकर हाथ में खंजर लिए पूछता कि बताओ हथियार कहाँ छुपा रखा है। जो नहीं बताते उनके लिंग को काट देता। यहीं से ईदी की क्रूरता का खौफ चारों तरफ फैलने लगा। लोग ईदी के बारे में सोचकर डर जाते थे। एक सैनिक की इतनी क्रूरता के बावजूद अंग्रेजों ने ईदी का प्रमोशन ही किया। उसे अब युगांडा से बाहर भी विद्रोह को दबाने के लिए भेजा जाने लगा। इतिहास की किताबों को पढ़ते हुए ऐसा एक पूरा पैटर्न मिलता है, जब ब्रिटिश हुकूमत ने अपने विरोधियों के प्रति अमानवीय रुख अख्तियार करने वालों को दंड देने के बजाय इनाम दिया है। साल 1919 में ठीक ऐसे ही भारत के शहर अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल डायर ने दिया था। अंग्रेजी सरकार ने जनरल डायर को सजा देने की बजाय उसकी प्रशंसा की थी। साल 1961 में ईदी की मुलाकात सारा मुतेशी किबेदी नाम की एक ईसाई लड़की से हुई। उस समय किबेदी की उम्र 22 साल थी। ईदी और सारा में प्रेम हो गया। सारा ईसाई थी और उसके घर वाले ईदी से उसकी शादी करवाने के लिए नहीं राजी हो रहे थे, लेकिन सारा ने इस्लाम धर्म अपना लिया और मरियम नाम रख लिया। इसके बाद दोनों की शादी हो गई। ईदी से सारा की शादी पहली शादी थी, लेकिन उससे पहले भी ईदी ने कई औरतों के साथ अवैध संबंध बनाए थे। ईदी अमीन के बेटे जाफर ने अपनी किताब ईदी अमीन हीरो और विलन में लिखा है कि ईदी अमीन समलैंगिक भी था। जाफर ने ईदी अमीन और ब्रिटिश अफसर रॉबर्ट फ्रेजर के बीच संबंध होने का दावा किया है। ईदी क्रूर और हिंसक होने के साथ साथ हवसी भी था। उसकी हवस बाद के दिनों में बढ़ती गई और उसके ढेरों महिलाओं के साथ संबंध बनते रहे। मरियम से शादी के कुछ समय बाद ईदी के नाम की एक लड़की के साथ रहने लगा। एक दफे मरियम ने ईदी और के को बंद कमरे में एक साथ पकड़ा। ईदी ने मरियम से वादा किया कि वह के से अब कभी नहीं मिलेगा। एक दिन जब मरियम अपने घर पर टीवी देख रही थी, तो उसे वहीं से खबर मिली कि उसके पति ईदी अमीन ने के नाम की एक लड़की से दूसरी शादी कर ली है। 1967 में ईदी युगांडा का सेना प्रमुख हो चुका था। वह एक और लड़की नोरा के साथ रहने लगा। जब उसकी दोनों पत्नियां मरियम और के ने एक साथ ईदी से इस बारे में बात की, तो ईदी ने दोनों की खूब पिटाई की और घर से निकाल दिया। ईदी यहीं नहीं रुका। अपनी दोनों पत्नियों को मारने के कुछ दिन के बाद ही उसने नोरा से शादी भी कर ली। 9 अक्टूबर 1962 को युगांडा ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हो गया।
अफ्रीकी देशों को अंग्रेजी हुकूमत ने अपनी सुविधाओं के अनुसार लकीरों में बांट दिया था। आज भी जब आप अफ्रीकी महाद्वीप का नक्शा देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये देश नहीं, छोटे छोटे चौकोर खाने हैं। इन्हीं नक्शों की वजह से आज भी अफ्रीकी महाद्वीप अशांति से गुजर रहा है। युगांडा को आज़ादी मिलने के बाद भी वहां की सेना के आला अफसर अंग्रेज ही थे। इसके कुछ साल बाद 1966 में जब ओबोटे युगांडा का राष्ट्रपति बना तो ईदी अमीन को युगांडा का सेना प्रमुख बना दिया गया। ओबोटे के खिलाफ कोई भी विद्रोह होता तो उसे कुचलने की जिम्मेदारी ईदी अमीन की होती थी। ओबोटे कम्युनिस्ट विचारधारा में यकीन रखता था। एक तरफ तो ओबोटे की तानाशाही और क्रूरता से युगांडा की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ वह अपनी आधी अधूरी विचारधारा भी युगांडा की आम जनता के ऊपर थोप रहा था, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर एकदम तबाह हो गया। अब ओबोटे का शासन पूरी तरह से बंदूक पर टिका हुआ था और उस बंदूक की ट्रिगर पर उंगली थी उसके सेना प्रमुख ईदी अमीन की। ईदी अमीन को इस बात का इल्हाम हो गया था कि ओबोटे उसकी वजह से युगांडा की गद्दी पर बैठा हुआ है। फिर क्या था, दिसंबर 1969 में ओबोटे अपनी पार्टी की मीटिंग से लौट रहा था, तब उस पर हमला किया गया। गोली ओबोटे के जबड़े में लगी। ओबोटे इस जानलेवा हमले में बच गए, लेकिन पूरी दुनिया में यह बात फैल गई कि ओबोटे की सत्ता में दीमक लग चुका है और जल्द ही उसकी सत्ता धराशायी होने वाली है। जनवरी 1971 ओबोटे को कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस के लिए सिंगापुर जाना था। ओबोटे जानता था कि जैसे ही वह युगांडा से बाहर जाएगा उसकी सत्ता चली जाएगी, इसीलिए वह युगांडा से बाहर जाने से कतरा रहा था। लेकिन दूसरे देशों के नेताओं का दबाव था कि वह सिंगापुर की कॉन्फ्रेंस में जरूर आए। अब ओबोटे के सामने दुविधा थी। वह दूसरे देशों के नेताओं को यह भी नहीं बता सकता था कि उसके देश युगांडा में उसके खिलाफ विद्रोह हो सकता है। लाख सोचने के बाद ओबोटे ने सिंगापुर जाना चुना, लेकिन यही ओबोटे की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। 25 जनवरी 1971 को रेडियो युगांडा से शाम 4 बजे वारंट ऑफिसर सैम विल्फ्रेड आसवा ने घोषणा करते हुए कहा कि युगांडा की सेना ने ओबोटे के हाथ से सत्ता लेकर हमारे साथी सैनिक मेजर जनरल ईदी अमीन दादा को सौंप दी है। हैरत की बात यह है कि यह दुनिया का सबसे आसानी से किया गया सैन्य तख्तापलट था। ना ही युगांडा में कोई खून बहा, ना ही कोई विरोध हुआ। उल्टे युगांडा के आम नागरिकों ने सड़कों पर निकलकर इस तख्तापलट का स्वागत किया। यह बात भी विडंबना से भरी है कि इस तख्तापलट में भारत का भी कनेक्शन है। जब रेडियो युगांडा पर यह घोषणा हो रही थी कि युगांडा की सत्ता पर ईदी अमीन ने कब्जा कर लिया है, तो युगांडा के राष्ट्रपति ओबोटे मुंबई एयरपोर्ट पर थे और अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके देश में तख्तापलट हो गया है, उन्होंने युगांडा वापस लौटने का इरादा बदल दिया। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ओबोटे कम्युनिस्ट विचारधारा का समर्थक था, इसीलिए अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देश ओबोटे की सत्ता जाने से खुश थे और ईदी का समर्थन कर रहे थे। लेकिन बाद में ईदी उन्हीं देशों के खिलाफ काम करने लगा। सत्ता में आने के कुछ ही समय बाद ईदी अमीन अपनी हिंसा पर तानाशाही की परत चढ़ाने लगा। वह अपने विरोधियों को गायब कराने लगा और सरेआम मौत के घाट उतारने लगा। ईदी अमीन अपने विरोधियों को बड़े ही वीभत्स तरीके से मारता था। जून 1971 में ईदी ने स्टेट रिसर्च ब्यूरो नाम से एक मिलिट्री इंटेलिजेंस बनाई, जो बाद में मजबूत होती गई। यूं समझ लीजिए कि यह एक ऐसा गुट था जो ईदी के विरोधियों को या तो मार देता था या फिर गायब कर देता था। इस इंटेलिजेंस के लोग अक्सर ईदी के विरोधियों की हत्या करने के बाद उनके शवों को क्षत विक्षत कर देते थे। ईदी की तानाशाही और घटिया आर्थिक नीति के कारण युगांडा भयानक आर्थिक संकट से गुजर रहा था। युगांडा में भुखमरी जैसे हालात पैदा हो गए। जब यह बात ईदी के वित्त मंत्री ने ईदी से बताई कि देश के पास पैसा नहीं है, तो ईदी ने हंसते हुए कहा, इसमें क्या मुश्किल है, और नोट छाप लो। साल 1908 का था। भारत के गुजरात से एक परिवार नौकरी की तलाश में अफ्रीकी महाद्वीप के युगांडा में पहुंचा। इस परिवार में एक 14 साल का बच्चा भी था। इस बच्चे का नाम था मूलजी भाई माधवानी। 14 साल के मूलजी माधवानी ने युगांडा में कारोबार करना शुरू किया और अगले 20 साल में विट्ठल हरिदास एंड कंपनी नाम से एक बड़ी कंपनी खड़ी कर ली। यह कंपनी चीनी उत्पादन का काम करती थी। युगांडा का तानाशाह ईदी अमीन जब बच्चा था तो इसी कंपनी के किसी फार्म में मजदूरी का काम करता था। साल 1998 में प्रकाशित गाइल्ड फोडेन की किताब द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड में ईदी अमीन के सपनों का खूब जिक्र आता है।
ईदी अमीन बार बार कहता था कि उसने सपना देखा है। दरअसल ईदी जिस कबीलाई संस्कृति से आता था, वहां सपनों का अपना महत्व था। ईदी ने एक दिन सपना देखा और अगले रोज उसने तानाशाही घोषणा करते हुए कहा कि युगांडा में जो 70,000 एशियाई मूल के लोग हैं, उन्हें 90 दिनों के भीतर युगांडा छोड़ देना होगा। लेकिन कहानी कुछ और थी। मूलजी भाई के 5 बेटे थे और इस परिवार का युगांडा की जीडीपी में 22% तक योगदान था। लेकिन ईदी की इस घोषणा के बाद माधवानी परिवार को भी युगांडा छोड़ना पड़ा। इसी मूलजी माधवानी के बेटे हैं मयूर माधवानी। ईदी की घोषणा के बाद मयूर माधवानी भी इंग्लैंड जाकर बस गए। वहां माधवानी की मुलाकात मशहूर अभिनेत्री मुमताज से हुई। पहले दोनों में प्रेम हुआ और बाद में दोनों ने शादी कर ली। साल 1979 में जब ईदी अमीन युगांडा से भाग गया तो माधवानी दोबारा युगांडा में गए और वहीं जाकर बस गए। 1989 में लॉस एंजल्स टाइम्स में प्रकाशित एक लेख में माइकल ए हेल्टजिक ने लिखा है कि अमीन और माधवानी परिवार में अच्छे संबंध थे। अमीन को अय्याशी का चस्का था। उसे अपनी यौन कुंठा को पूरा करने के लिए नई नई औरतों और लड़कियों का शौक था। एक बार अमीन की नजर मूलजी माधवानी के सबसे बड़े बेटे मनु भाई की पत्नी मीना माधवानी पर पड़ी। मीना बहुत खूबसूरत थी। ईदी मीना माधवानी से शादी करना चाहता था, लेकिन माधवानी परिवार जब इसके लिए तैयार नहीं हुआ तो अमीन ने सपने का बहाना करके पूरे एशियाई लोगों को ही युगांडा से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। बाद में इस बात पर मीना माधवानी ने भी हामी भरी थी, लेकिन यह महज एक दावा ही है। इतिहास में न जाने कितनी ही विडंबनाएं कैद होती हैं, इसके बारे में कल्पना ही नहीं की जा सकती। 25 जून 1976 को अमीन ने खुद को युगांडा का आजीवन शासक घोषित कर लिया। अब अमीन जब तक जिंदा रहता तब तक वह युगांडा में तानाशाही कर सकता था। लेकिन इस घोषणा के तीसरे दिन 28 जून 1976 को एक ऐसी घटना हुई। इस घटना ने ईदी अमीन के साम्राज्य के खात्मे की इबारत लिख दी। इसी दिन तेल अवीव से पेरिस जा रहे एक जहाज को फिलिस्तीन के एक उग्रवादी संगठन ने कब्जा कर लिया। क्योंकि अमीन इजराइल से नफरत करता था और फिलिस्तीन का समर्थन करता था, इसलिए उग्रवादी इस हाईजैक विमान को युगांडा के एंटेबे लेकर आए। अब ईदी के पास इजराइल से बदला लेने का मौका था, क्योंकि विमान में इजरायली नागरिक थे। लेकिन इजराइल ने ऑपरेशन थंडरबोल्ट करके अपने सभी नागरिकों को छुड़ा लिया। इसी ऑपरेशन में मौजूदा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाई योनातन नेतन्याहू की मौत हुई थी। योनातन इस ऑपरेशन में इजरायली सेना का हिस्सा थे। बाद में योनातन को इजराइल में हीरो की तरह देखा गया। इजराइल के सफल ऑपरेशन ने ईदी अमीन की ताकत पर एक जोरदार तमाचा जड़ा। इजराइल के खिलाफ होते ही पूरी वेस्टर्न कंट्री ईदी के खिलाफ हो गई। अब ईदी अमीन के 2 ही देश दोस्त थे, लीबिया और सऊदी अरब। ईदी ने जिन एशियाई लोगों को युगांडा से बाहर किया था, वो लोग भी अब ईदी को सत्ता से हटाने के लिए गुट बनाने लगे और वेस्टर्न देशों की एजेंसियां भी ईदी को सत्ता से बाहर करने के जुगाड़ में लग गईं। बर्बाद अर्थव्यवस्था, असफल विदेश नीति और देश में फैली अराजकता के बाद ईदी ने सोचा कि युगांडा के लोगों को विदेशी खतरे का डर दिखाया जाए। ईदी अमीन के पड़ोसी देश तंजानिया से रिश्ते कभी अच्छे नहीं थे। साथ ही तंजानिया की तात्कालिक सरकार ने ईदी अमीन की तानाशाही का हमेशा विरोध किया था। यहां तक कि ईदी को सत्ता से हटाने वाले विरोधी गुटों को तंजानिया की सरकार ने शरण दे रखी थी। ईदी को तंजानिया पर हमला करने की वजह मिल गई थी। ईदी ने साल 1978 के अक्टूबर महीने में पड़ोसी देश तंजानिया पर हमला कर दिया। शुरुआत में अमीन को कुछ इलाकों में जीत भी हासिल हुई, लेकिन बाद में तंजानिया ने जोरदार पलटवार किया। ईदी के सारे दुश्मन तंजानिया का समर्थन कर रहे थे। अमेरिका और इंग्लैंड ने भी भीतर खाने तंजानिया की मदद की। कुछ ही महीने में ईदी अमीन इस युद्ध में हार की कगार पर पहुंच गया और मार्च आते आते तंजानिया इस युद्ध को जीत चुका था। हार के करीब होने के बावजूद ईदी ने घोषणा करते हुए कहा कि वह आखिरी सांस तक देश नहीं छोड़ेगा। लेकिन जैसे ही तंजानिया ने राजधानी कंपाला पर हमला किया, अप्रैल 1979 में ईदी युगांडा से भाग गया। वह भागकर अरुआ एयरबेस पहुंचा। इसके बाद ईदी ने अपने पड़ोसी देश लीबिया के तानाशाह गद्दाफी से मदद मांगी। गद्दाफी ने ईदी की मदद की और जहाज भेजकर उसे लीबिया बुला लिया। लेकिन लीबिया में भी ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। वह जल्द ही सऊदी अरब चला गया। सऊदी अरब जाने के बाद ईदी ने अपने जीवन के आगे के 24 साल ऐशो आराम से बिताए। साल बीतते गए और ईदी की तानाशाही किस्सों में बदलती गई। पूरी दुनिया में
ईदी अमीन की तानाशाही के किस्से सुनाए जाते रहे और ईदी अमीन सऊदी अरब में अय्याशी करता रहा। ईदी ने सऊदी भागने के बाद 2 और शादियां की। उसके कई बच्चे भी हुए। उसे किसी तरह के राजनीतिक बयान देने की मनाही थी, इसलिए वह खबरों से गायब होता गया। तारीख 16 अगस्त 2006 को अचानक से खबर आई कि ईदी अमीन की मौत हो गई है। ईदी की मौत के बाद दुनिया भर के लोगों को हैरत हुई कि वह अब भी जिंदा था। एक तानाशाह जिसने 3 लाख से ज्यादा लोगों का कत्ल किया, उसे कोई सजा नहीं मिली और वह अय्याशी करते हुए मर गया। ईदी की ख्वाहिश थी कि उसे युगांडा में दफनाया जाए, लेकिन युगांडा की तात्कालिक सरकार ने इजाजत नहीं दी। बाद में ईदी अमीन को सऊदी अरब के जेद्दा के एक साधारण सी कब्र में दफना दिया गया। तानाशाह ईदी अमीन तो मर गया, लेकिन उसके देश युगांडा का क्या हुआ? ईदी के बाद वहां एक बार फिर से ओबोटे राष्ट्रपति बना। राष्ट्रपति बनने के बाद ओबोटे ने पहला काम यह किया कि वह खुद तानाशाह बन गया और उसने भी अपने विरोधियों के खूब कत्ल करवाए। ओबोटे का तख्ता पलट योवेरी मुसेवनी ने साल 1985 में कर दिया और तब से लेकर आज तक मुसेवनी की तानाशाही युगांडा में जारी है। इसका एक नमूना हमें अभी हाल के दिनों में देखने को मिला, जब राष्ट्रपति मुसेवनी का बेटा कैनेरुगाबा, जो कि युगांडा का सेना प्रमुख है, उसने एक बेतुका बयान देते हुए तुर्की से $1 अरब की मांग की थी और यह भी कहा था कि उसे तुर्की की सबसे खूबसूरत महिला से शादी भी करनी है। इसी ने अक्टूबर 2022 में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से शादी की पेशकश की थी। युगांडा के लोग अब तानाशाहों के आदी हो चुके हैं और बाकी दुनिया ने युगांडा में दिलचस्पी लेना बंद कर दिया है। और आपको सवाल का जवाब भी मिल गया होगा कि इतिहास में तानाशाहों को क्यों पढ़ाया जाता है। तो तानाशाहों को इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम इन कहानियों से सबक लें और भविष्य में किसी और तानाशाह को पैदा होने से रोक सकें। तो यह 20वीं सदी के खूंखार तानाशाह ईदी अमीन की कहानी थी, जिसे लिखा था हमारे साथी शुभम ने। आप दुनिया रोज बनती है कि प्लेलिस्ट पर जाएं, हमारे और भी एपिसोड्स को देखें। दुनिया रोज बनती है में हम तानाशाहों की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम दुनिया के तमाम तानाशाहों की कहानियों को आपके सामने लाएंगे। तब तक शो को प्यार दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।